हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आज आपका टॉपिक यहाँ पर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। जैसा कि आपको पता है, एस ब्लॉक अगर देखें पीरियोडिक टेबल में तो उसे दो ग्रुप्स में बांटा गया है, और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप होते हैं। अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। और अगर हम सेकेंड ए ग्रुप्स की बात करें तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक को किस में बांटा गया था? जनरली टू ग्रुप्स में बांटा गया था, दैट्स नोन एज फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली जो ग्रुप्स हैं वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं इनमें वो कितने हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के दो ग्रुप, यानी कि यहाँ से पहला और दूसरा, ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, यहीं पे फिर कुछ इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पर टोटल यहाँ से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और डी ब्लॉक के बाद फिर आप जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो टोटल 6 ग्रुप्स यहाँ से आपको लास्ट तक मिलते हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स हैं इन्हें जनरली हम क्या कहते हैं? ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल में दिखता है। बाकी जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और एफ ब्लॉक में भी आपको दो अलग अलग पीरियड दिखते हैं, एक 6th वाला और एक 7th वाला। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एफ ब्लॉक है। तो हमें आज जो पढ़ना है वो है आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स के नंबर कितने हैं? 6 हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर हम आईपीएससी नेमिंग के हिसाब से देखें तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में आईपीएससी नेमिंग के अनुसार जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर अगर देखें तो जो हमारा पी ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है? 18 पे खत्म होता है। तो ये तो बात हो गई पी ब्लॉक के बारे में। साथ ही साथ इनको कुछ नेमिंग भी दिया जाता है, और ये नेमिंग क्या है? जैसे कि 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? इन्हें जनरली थर्ड ए के नाम से जानते हैं। थर्ड ए, फिर आपका 4th ए, फिर 5th ए, फिर आपका 6th ए और 7th ए, और लास्ट में आपका जो है वो है आपका नोबल गैस, यानी कि इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसे जनरली 18 को हम नोबल गैस ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, इसे हम इनर्ट गैस ग्रुप भी के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत टोटल कितने ग्रुप्स रखे गए हैं? 6 ग्रुप्स रखे गए हैं। और इन्हीं 6 ग्रुप के बारे में हमको इस पी ब्लॉक्स में पढ़ना है, जिसमें से ज़्यादातर हमें कुछ पढ़ना नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों को यहाँ पर हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, हाइड्राइड्स, उनके हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स क्या होंगे, हैलाइड्स क्या होंगे, साथ ही साथ ऑक्सी एसिड्स के अंतर्गत, ऑक्सी एसिड्स के अंतर्गत जनरली हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजेंस। ऑक्सी एसिड के अंदर क्या क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हमको। और इसी के साथ साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके कोर्स में है। कौन सा है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो यूनिट है वो यूनिट के अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि पी ब्लॉक में कौन कौन से और ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पी ब्लॉक का पहला ग्रुप यानी कि 13th ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है और ये ग्रुप जो है किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन सबके हाइड्राइड्स और हैलाइड्स के स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला ग्रुप नंबर कितना है 13, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, जिसे जनरली हम थर्ड ए के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए एस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाता है और यहाँ पे आपका थर्ड ए है। फिर आपका 14, जिसे फोर्थ ए के नाम से भी जानते हो आप, 15, जिसे फिफ्थ ए के नाम से जानते हो, 16, जिसे सिक्स ए के नाम से जाना जाता है, 17, इसे सेवंथ ए के नाम से जानते हैं, और 18, जिसे क्या कहते हैं जीरो ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप या फिर इनर्ट गैस ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं चलिए देखते हैं। 13 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, साथ ही साथ आपका क्या हुआ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आपके किस में रखे गए हैं, आपके थर्ड ए ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 13 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी के साथ साथ ग्रुप नंबर 14 में अगर हम देखें तो बोरॉन के बाद जस्ट आपका कौन सा आता है कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड। सो एंटीमनी ये टिन है आपका, एसएन मतलब टिन से होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी कि जिसे क्या कहते हैं टिन कहते हैं, और पीबी जिसे हम क्या कहते हैं लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर 14th ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम अगले फैमिली की तरफ चलें तो अगले फैमिली में यहाँ पर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं 15th यानी कि 5th ए ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं 16 के अंतर्गत। फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये आपका 7th ए ग्रुप के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर 18th ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसे हम जीरो ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स देख रहे हैं सभी के सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इन्हें हम कहाँ पे रखते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन ग्रुप्स में, याद रखिएगा, इन ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो जितने भी ग्रुप्स हैं यानी कि पी ब्लॉक में ही अगर हम साफ साफ बोलें तो आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे और मेटलॉइड भी इसी ग्रुप के अंतर्गत या इसी ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिलेंगे। यानी कि धातु, अधातु, उपधातु तीनों आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही साथ नोबल गैसेज भी हैं, यानी कि जिन्हें इनर्ट गैसेज का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज भी इसके अंतर्गत है। ठीक, और बाकी चीज़ें भी आपके मेटल, नॉन मेटल और साथ ही साथ आपका मेटलॉइड, ये तीनों चीज़ें आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं।
अब ग्रुप नंबर 13 को कहते क्या है, ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 को क्या कहा जाता है, बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ये जो नेमिंग है ये कॉमन नेमिंग है जो कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को देख करके ही रखी गई है। इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद ग्रुप नंबर 17 जिसे हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली, क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए नाम क्या है, हैलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस फैमिली के नाम से जानते हैं, नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबके नाम एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये है आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये तो आप जानते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, ये क्या है आपका, जर्मेनियम, जर्मेनियम। टिन जैसे स्टैनम या स्टेनस के नाम से जानते हैं, स्टैनम कहते हैं। और ये क्या है आपका, लेड, जिसे प्लम्बम के नाम से जानते हैं। ये तो आप जानते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसे क्या कहेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी। और ये है आपका बिस्मथ, इसे क्या कहते हैं, बिस्मथ के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये क्या है, एस्टेटीन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये है आपका जेनॉन। और लास्ट में है, इसे क्या कहेंगे, रेडॉन, ठीक है। रेडॉन और रेडियम ये दो अलग अलग हैं। RN और RA ये अलग अलग नेमिंग से होते हैं, ठीक है। तो जो आपका रेडियम है, ठीक है, वो क्या है आपका, अलग है। अलग वो कहाँ पे है, सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है। हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंतर्गत आपका क्या आएगा, वो है रेडियम। और रेडॉन जो है ये आपका कैसा है, नोबल गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इनके हाइड्राइड्स और हैलाइड की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली के ही हैलाइड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली के हैलाइड के बारे में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ रखे गए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम स्टडी करने जा रहे हैं 6th A ग्रुप का, तो यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है हैलाइड्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। अगला ग्रुप किसके बारे में, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली, इसके अंतर्गत
आप इन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, इंडियम और हेलियम। ठीक है, तो अगर हम बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड्स की बात करें तो जनरली इनके जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, बोरॉन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं वो BnHn+4 से BnHn+6 ये आपके दो तरीके के होते हैं। किस किस तरीके के? BnHn+4 और BnHn+6। इन्हें जनरली हम बोरेन के नाम से भी जानते हैं। बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं इन्हें जनरली हम क्या करते हैं? बोरेन के नाम से जानते हैं। सिर्फ बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे, बोरॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना होता है, तो इसीलिए बाकी के हाइड्राइड सेम उसी तरीके से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बोरॉन के बारे में देख लेते हैं। BnHn+4, BnHn+4 और दूसरा है BnHn+6। इन्हें जनरली हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स को बोरेन्स के नाम से जानते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड को क्या कहते हैं? बोरेन्स के नाम से जानते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट अगर बोरॉन का हाइड्राइड देखा जाए तो वो कौन सा होता है? डाइबोरेन। सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड वो कौन सा है? डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन, जो कि BH3 का डाइमर है। किसका डाइमर है? डाइमर ऑफ BH3, जैसे कहते हैं बोरान हाइड्राइड या बोरॉन ट्राई हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। तो BH3 का क्या है? डाइमर है। और सबसे सिंपलेस्ट क्या है? वो है आपका डाइबोरेन। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम डाइबोरेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइबोरेन का पहली बात तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं? B2H6, क्योंकि BH3 का डाइमर है तो BH3 का जस्ट डबल कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे? B2H6 के नाम से जानते हैं। और जनरली इसमें बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, सिंपल से समझिएगा। कुछ डाइबोरेन के अंतर्गत अगर देखें तो B2H6 यानी कि डाइबोरेन में, ठीक है, बनाना शेप बॉन्ड, बनाना शेप बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम जनरली बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। इसे 3 सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट हो गया कि बॉन्डिंग कैसी होती है, बनाना बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। चलिए देखते हैं। बी है, यहाँ पे भी बी है। कितने बोरॉन थे? 2 बोरॉन हमने यहाँ पे दिखाए हैं, और 2 बोरॉन के साथ साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो हैं आपस में बोरॉन से क्या होंगे? जुड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या है? बोरॉन से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ अलग अलग हाइड्रोजन भी यहाँ पर हैं। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इधर भी हाइड्रोजन है और एक इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और जनरली इनको हम क्या कहते हैं? H के नीचे यहाँ पर T लिखा गया है, यहाँ भी H के नीचे T लिखा गया है, यहाँ भी H के नीचे थोड़ा सा T लिखा गया है, और यहाँ पे हम H के नीचे T लिख देते हैं, और यहाँ पे B लिख देते हैं, और यहाँ भी B लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? HT का मतलब हुआ टर्मिनल हाइड्रोजन, मतलब जो किनारे पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनल
हाइड्रोजन। और Hb का मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रिज हाइड्रोजन। और इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल देखें तो जो एंगल है वो कितना है, 97 डिग्री का एंगल यहाँ पे पाया जाता है। किसके किसके बीच, इस दोनों ब्रिज हाइड्रोजन के बीच 97 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और साथ ही साथ लेंथ जो है ब्रिज और टर्मिनल हाइड्रोजन की, सॉरी बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 119 पिकोमीटर है, 119 पिकोमीटर है। लेकिन अगर यहीं पे बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन की बात करें तो इनका 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच, तो वो कितना है, 134 क्या है आपका एंगल है। और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये 97 डिग्री है और बाहर का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। जनरली अगर हम BHT की बात करें, यानी कि ये जो बॉन्डिंग है ये नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यानी कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और 2 लोगों को जोड़ना भी जरूरी है। तो 2 सेंटर हो गया, A और B 2 सेंटर हो गए और इनके बीच सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसको नॉर्मल बॉन्डिंग कहते हैं। तो B और यानी कि बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम बोरॉन और Hb के बीच देखें तो बोरॉन और Hb के बीच जो बॉन्डिंग है वो 3 एटम है, क्योंकि बोरॉन है फिर Hb है और फिर बोरॉन है, यानी कि ब्रिज हाइड्रोजन दोनों तरफ बोरॉन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होने के कारण जो शेप है इसका वो कुछ इस तरीके से है, जस्ट बनाना टाइप का जो शेप है इसका वो बनाना बॉन्डिंग है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इसीलिए इसको हम बनाना बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर किसके बारे में, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा। और डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बाद अब हम बोरॉन के हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या था, हाइड्राइड था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के हाइड्राइड के बारे में बताया। नेक्स्ट है हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, अगला है वो है हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ बोरॉन या बोरॉन हैलाइड्स की बात करें तो बोरॉन जनरली क्या करता है, हैलोजन से रिएक्ट करके बोरॉन हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। और जनरली हीटिंग जो होती है, जिसको हीट करना पड़ता है, वो भी स्ट्रांग हीटिंग देना पड़ता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, बोरॉन जो है ये हैलोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इसको स्ट्रांग हीट करने पर, स्ट्रांगली हीट करने पर (2BX3) बनता है, जहाँ पर X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो हैलाइड्स अगर बोरॉन का देखा जाए तो इसे कैसे बनाएंगे, हैलोजन को स्ट्रांग हीट करने पर, किसके साथ, बोरॉन के साथ हीट करने पर बोरॉन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, बोरॉन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनमें से अगर हम देखें तो BF3, ठीक है, BF3 हो गया, BCl3 हो गया एंड BCl3, ये क्या है, गैसेज हैं। BF3 और BCl3 क्या है, जनरली गैसेज होती हैं। इसी के साथ साथ BBr3 जो है, यानी कि बोरान ट्राइब्रोमाइड,
ये आपका क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम Bi3 की बात करें, बोरान ट्राईआयोडाइड, तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो BF3 और BCl3 जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर गैसेस के फॉर्म में है। BBr3 कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में है। और Bi3 जो है वो क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है, ठीक है। और ये हैलाइड्स जो होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 कुछ इस तरीके से होगा, F F F, ठीक है। तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच एक, और यहाँ पे फिर से इन दोनों के बीच। तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिससे कि बोरान के पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 6 होंगे। इनका ऑक्टेट कंप्लीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर किसी भी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को जनरली हम लेविस एसिड के नाम से जानते हैं, और जिसे जनरली लेविस बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये BF3 है, यानी कि जो कि क्या है, एक तरीके का लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, लेविस बेस के साथ। और लेविस बेस में जनरली क्या देखा जाता है, वो है आपका NH3। NH3 मतलब अमोनिया, जो कि क्या है, लेविस बेस है। और ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कैसे, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयर करके इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, एरो का सिंबल BF3 की तरफ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, N हो गया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिखाए थे, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना जरूरी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो बना है आपका, ये आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड और लेविस बेस है। लेविस बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है किसके साथ, यहाँ पे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। अगर हम रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ देखें किसका, बोरॉन ट्राईहैलाइड का, तो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर को कैसे लिख सकते हैं, द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राईहैलाइड्स इन डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो इस तरीके से होगा, Bi3, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर BF3, यानी कि ये क्या है, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, किसके लिए, बोरॉन हैलाइड के लिए, ठीक है। तो ये था आपका हैलाइड्स के बारे में, किसके लिए, बोरॉन के हैलाइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में हमने आपको बताया। इसी के साथ साथ अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है आपका हैलाइड्स ऑफ नेक्स्ट फैमिली और हाइड्राइड्स ऑफ नेक्स्ट फैमिली। यानी कि बोरॉन के बाद आता है कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली के पहले हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम उनके हैलाइड्स के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। चलिए अगली हेडिंग है, वो है यहाँ पर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सा ये समझना है कि जो हाइड्राइड्स हैं कार्बन फैमिली के, वो किस टाइप के होंगे। तो जनरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 कंबाइन विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
टू फॉर्म द कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ये क्या बनाते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? कोवैलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इनके कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाने का जो एक जनरल फार्मूला है वो है MH4। MH4, यहाँ पे M का मतलब कार्बन फैमिली के एलिमेंट से है, जिनमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ हाइड्राइड्स एंड द एज ऑफ प्रिपरेशन डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम कार्बन टू लेड, यानी कि जो नंबर ऑफ हाइड्राइड्स है वो डिक्रीज करने लगता है जब भी कभी हम कार्बन से कहाँ जाते हैं? लेड की तरफ, ठीक है। तो कार्बन टू Pb, नंबर ऑफ हाइड्राइड्स एंड एज ऑफ प्रिपरेशन डिक्रीजेज मतलब कम होता चला जाता है, एंड एज ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम सिलिकॉन के हाइड्राइड की बात करें तो इन्हें हम जनरली क्या कहते हैं? सिलेन का नाम देते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन इज नोन एज सिलेन। हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन जिसे SI से डिनोट करते हैं, तो इसके हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं? सिलेन्स का नाम देते हैं, सिलेन्स। और सिलेन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है SiNH2n+2। इसका जो जनरल फार्मूला है SiNH2n+2, ये इसका क्या है? सिलेन्स का जनरल फार्मूला होता है। तो सिलेन्स के जनरल फार्मूला आपने यहाँ पे देखा SiNH2n+2। यहीं पे जर्मेनियम के हाइड्राइड्स को जनरली हम जर्मेन्स के नाम से जानते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ जर्मेनियम, इसे क्या कहते हैं? जर्मेन्स, ठीक है। क्या कहते हैं? जर्मेनियम के हाइड्राइड को जनरली क्या कहा जाता है? जर्मेन्स कहा जाता है। टिन के हाइड्राइड को स्टेनेंस कहा जाता है। हाइड्राइड्स ऑफ Sn, टिन के हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं? स्टेनेंस का नाम देते हैं। स्टेनेंस का नाम देते हैं, ठीक है। टिन के हाइड्राइड को स्टेनेंस कहते हैं। लेड जो है वो अनस्टेबल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला PbH4 होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? प्लम्बेन का नाम देते हैं, ठीक है। हाइड्राइड ऑफ Pb, इसे हम क्या कहते हैं? प्लम्बेन, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? PbH4 के नाम से जानते हैं। और ये आपका कैसा होता है? सिर्फ यही एक ऐसा है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये तो आपने किसके बारे में पढ़ा? हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ अगला जो है वो है हैलाइड्स। किसके लिए? जनरली आपके ग्रुप 14 के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हैलाइड्स। अगला है वो है आपका हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 14 है यानी कि कार्बन फैमिली है, इनके एलिमेंट्स जनरली हैलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके टेट्राहेड्रल और कोवैलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट कार्बन। यानी कि कार्बन जनरली हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 रिएक्ट विथ हैलोजन डायरेक्टली टू फॉर्म टेट्राहेड्रल एंड कोवैलेंट हैलाइड एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके क्या हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो टेट्राहेड्रल कोवैलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं।
और इनके हैलाइड जो है हैलोजन या हाइड्रोकार्बन्स के एक्शन द्वारा बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली के अंतर्गत ग्रुप 14 एलिमेंट जो हैं reacts directly with halogen to form covalent tetrahedral halides except कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम देखें तो PbBr4 और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर यहीं पे जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो Pb4+ है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और Br- और I- जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होते हैं, और इसीलिए Pb4+ आयन को स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट याद रख लीजिए, PbBr4 और PbI4 ये दोनों के दोनों नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Pb4+ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, और यहीं पे Br- और I- ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, Pb4+ को रिड्यूस कर देते हैं Pb2+ में, इसको Pb2+ में क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कौन, आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड, और इसीलिए PbBr4 और PbI4 पॉसिबल या एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हाइड्राइड्स के बारे में। तो हैलाइड के बारे में किसके लिए, कार्बन फैमिली के हैलाइड के बारे में। नेक्स्ट है आपका कार्बन फैमिली के बाद, कार्बन के बाद नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगला वो है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, वो सभी के सभी वोलेटाइल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो AH3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल द मेंबर्स नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स फॉर्म वोलाटाइल हाइड्राइड्स, फॉर्म वोलाटाइल हाइड्राइड्स। ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला क्या है, AH3। जनरल फार्मूला क्या है, AH3 के फॉर्म में होता है। और जनरली इनका जो बॉन्ड एंगल है, यानी कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो पहली बात तो याद रखिए पिरामिडल शेप में होते हैं, सभी के सभी कैसे होते हैं, पिरामिडल शेप में होते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है
ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पर, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएं, नाइट्रोजन से कहाँ तक जाएं, बिस्मथ की तरफ, तो ऐसे समय में नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर यहाँ पर क्या होता है, जो इनकी बॉन्डिंग है, यानी कि जो पिरामिडल शेप है, या फिर हम अगर बात करें बॉन्ड एंगल की, तो ये क्या करने लगता है, डिक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन टू बिस्मथ अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल इनमें क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी इनका क्या करने लगता है, डिक्रीज करता है। ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाएं तो ऐसे समय बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने पर जो आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर देखें तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फास्फोरस, आर्सेनिक के हाइड्राइड, एंटीमनी के हाइड्राइड और बिस्मथ के हाइड्राइड, ठीक है, ये सभी के सभी हाइड्राइड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और सबसे कम बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, बाकी इसका 91, यहाँ पे 92 डिग्री, और ये आपका होता है 94 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल देखेंगे तो आप नाइट्रोजन से बिस्मथ तक डिक्रीज कर रहा है, उसका रीजन सिर्फ यही है, ठीक है, जो ऊपर मैंने रीजन लिखा है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, बॉन्ड एंगल डिक्रीमेंट के बारे में। यहीं पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ देखें हाइड्राइड का, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी सेम इसी में होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ऑर्डर आपने लिखा है, सेम ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का होता है। बॉन्ड एंगल एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जनरली फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर नाइट्रोजन और फिर Sb के रिलेशन में क्या होता है, इंक्रीज करता है। सबसे पहले फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर आपका क्या है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फिर एंटीमनी। इस ऑर्डर में क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, PH3 का, फिर उससे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट ASH3 का होगा, फिर अमोनिया का, और लास्ट में SbH3 का होगा, ठीक है। और अगर हम थर्मली स्टेबल की बात करें, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो गया। अगर हम थर्मली स्टेबल की बात करें तो जो आपका अमोनिया है ये सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है, और यहीं पे बिस्मथ के जो हाइड्राइड होते हैं ये लीस्ट थर्मली स्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। NH3 ये क्या होता है, मोस्ट थर्मली स्टेबल, और यहीं पे अगर बिस्मथ की बात करें तो ये कैसा होता है, लीस्ट थर्मल स्टेबल, या लीस्ट थर्मली क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किसके किसके बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। अगर आप अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड दिखेंगे, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी बॉन्ड हैं बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, और इसी कारण
अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर यानी कि स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर देखें तो थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, वो है आपका अमोनिया। ठीक है, यहीं पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर का अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर आपका एंटीमनी और फिर आपका बिस्मथ। तो ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसके लिए, रिड्यूसिंग पावर का। अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम दिखाना चाहें तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने देखे ये सभी के सभी पॉइंट हाइड्राइड्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हैलाइड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगला जो है वो हैलाइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैलाइड किसके लिए, नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड कौन कौन से या किस फॉर्म में नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड पाए जाते हैं। अगला है वो है आपका हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जनरली नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं ये ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि MX3 और MX5 प्रकार का ये क्या करते हैं, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जनरली इनका जो ट्राई हैलाइड्स है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3 hybridized with distorted tetrahedral ज्योमेट्री। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्या होता है, इनका ज्योमेट्री होता है और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और साथ ही साथ पिरामिडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, पिरामिडल शेप। किसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे, MX3 टाइप का, यानी कि इनका जो ट्राई हैलाइड है। जो ट्राई हैलाइड होते हैं ये कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इसके साथ साथ इनका जो शेप है वो कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम पेंटा हैलाइड की बात करें यानी कि जो MX5 टाइप का है ये आपका sp3d टाइप का होता है। कैसा होता है, sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइज होता है और साथ ही साथ अगर हम शेप की बात करें तो शेप इनका कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसा होता है, विथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इनका शेप कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है और sp3d हाइब्रिडाइज होते हैं। ट्राई हैलाइड्स जो होते हैं आपके, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो ट्राई हैलाइड्स हैं ये वाटर द्वारा क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। वाटर से रिएक्शन करके जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और जैसे ही हम ग्रुप में नाइट्रोजन से कहाँ तक जाते हैं, बिस्मथ तक, ठीक है, मूव करते हैं तो जो इनका हाइड्रोलिसिस का एज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। एज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, डिक्रीज होता है जब भी कभी ग्रुप में हम डाउनवर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है,
जनरली नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन SbCl3 और BCl3 पार्शियली और रिवर्सली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे PF3 PF5 जो है ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं क्योंकि PF यानी कि फास्फोरस और फ्लोरीन बॉन्ड जो है फास्फोरस ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया इसी वजह से नहीं हो पाती, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस जो है ये कैसे होगा। ट्राइहैलाइड्स जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। और अगर हम इनमें देखें तो NCl3 इजीली हाइड्रोलाइज्ड, NCl3 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन SbCl3 SbCl3 एंड BiCl3 ये कैसे होते हैं, पार्शियली एंड रिवर्सिबल, यानी कि इनका जो हाइड्रोलिसिस है पार्शियल होता है और रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और जो हाइड्रोलिसिस है इनका कैसा हो जाता है, वो रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस भी इनके अंतर्गत होता है। यहीं पे PF3 और PF5 ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। PF3 एंड PF5 डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। और रीजन क्या बताया, क्योंकि फास्फोरस और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसको ब्रेक होने नहीं देता है। NF3 भी आपका, यहाँ पे मैं NF3 के बारे में भी लिख देता हूँ, NF3 एंड PF3 एंड PF5 ये तीनों के तीनों हाइड्रोलाइज नहीं होते। NF3 के हाइड्रोलाइज में प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, N के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। लेकिन PF3 और PF5 में फास्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। फास्फोरस और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।